सारे लोगों ने फॉर्म ही नहीं भर के भेजा और मुझे लग रहा है काफी दिन से वो क्लास भी नहीं कर रहे हैं, तो इट इज बेटर टू लीव देम। शिवम, नूतन, विकास, मेरी आवाज आपको आ गई या नहीं आई? जी सर। यस सर, सर क्लियर है सर, कर देंगे सर ये काम। आप तीनों को मैं अक्सर देखता हूँ क्लास में, और आप लोग क्योंकि फाउंडिंग भी हैं, शिवम पंडित तो शुरू में फाउंडिंग यही थे सबसे पहले। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि मेरे पास और लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है और मैं स्ट्रेंथ बढ़ाना नहीं चाहता। हमने कहा अगर आज ज्वाइन करेगा तो 2 महीने का निकल चुका है, क्या फायदा होगा उसे ज्वाइन कराने से बिना बात के। तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो नहीं पढ़ना चाहते तो दे आर वेलकम, और बिना बात के वक्त बर्बाद करें हमारा, क्योंकि हमें भी बहुत काम रहते हैं। इस तरह से ऐसे बच्चों पे दाव नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल फ्री मेन देना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। सैकड़ों बार आपको इलाहाबाद चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, हर गली में लोग मिल जाएंगे जो इंटरव्यू दिए घूम रहे हैं। तब कोई समवन इज थिंकिंग कि उसने फ्री निकाल लिया है, मेन निकाल लिया है, कोई अचीवमेंट नहीं। जब तक, अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जब तक आपने युद्ध जीता नहीं तब तक छोटी मोटी लड़ाई आप जीत लीजिए, उससे होना क्या है, कुछ नहीं। चलिए खैर, आज विकास, जब आप किसी भी टीचर की जो वीडियो डालते हैं तो उसमें लेक्चर लिखने के बजाय जो उस दिन का टाइटल हो, जैसे फंडामेंटल राइट अगर पढ़ाया जाए तो फंडामेंटल राइट लिख करके डाला करिए, नाम और टाइटल। जी आप सर। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? जी सर। हाँ, लेक्चर लिखने के बजाय उसे फंडामेंटल, सॉरी, जो टाइटल है उसका उसे लिख के डाला करिए। चलिए, आज कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसे एक सेकंड नोट करिए। आज कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लगभग 1757 और 1761 तक पहुंच चुके हैं। आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि सर इस पोर्शन पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि जनरली कोचिंग्स में ये 1 या 2 दिन में खत्म कर दिया जाता है। एंड मोर और लेस स्पेक्ट्रम के अलावा शायद किसी किताब में होता भी नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको सिविल सेवा की तैयारी कराने के साथ साथ पिछले 200-300 सालों का इतिहास बताने का भी है, जिससे कि आप हिंदुस्तान की जो पिछले 300 सालों में हुआ उसे समझ सकें। मैं उस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं जो केवल पढ़ाई इसलिए की जाती है कि हमें एक मुकाम पाना है, सफलता अर्जित की जाती है। नो, पढ़ाई इसलिए की जानी है कि सफलता तो मिल ही जाएगी, इसके अलावा हमारे समाज की जो आज की चीजें हैं उनके प्रति बेहतर समझ कैसे विकसित हो। हम लोग कोई कोचिंग संस्था नहीं चला रहे हैं जिसका उद्देश्य केवल सिलेक्शन कराना है। सिलेक्शन कराना उद्देश्य है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीजें भी बताना है जो आपको लाइफ लॉन्ग याद है, और आपके माध्यम से 20-30 लोगों के माध्यम से वो कम से कम 100 लोगों तक पहुंचे। आज हम इतिहास की किताबों में इसके आगे जनरली बंगाल का इतिहास, अब मेजोरिटी में बंगाल का इतिहास है, कंपनी का इतिहास है, यानी कि अंग्रेजों का इतिहास। इसके बाद इतिहास की जो किताबें हैं वो प्राय, निकिता अपना माइक ऑफ कर लीजिए, वो प्राय अंग्रेजों का इतिहास पढ़ाती हैं,
बक्सर का युद्ध, फिर वारेन हेस्टिंग, फिर कॉर्नवालिस, फिर वेलेस्ली, फिर लॉर्ड हेस्टिंग, और उसके बाद फिर सीधे 1857 पर कूद जाते, और 1857 के बाद सीधे फिर कांग्रेस पर, और कांग्रेस के बाद मेन फोकस आता है। हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि हिस्ट्री के इस पोर्शन में भारतीय इतिहास की जो किताबें जनरली पढ़ाई जा रही हैं, या लोग जिन लोगों को तैयारी, इन किताबों की सपोर्ट से तैयारी करते हैं, उनमें ये जो आज मैं पोर्शन आपको बताने जा रहा हूं, ये प्राय बहुत कम रिप्रेजेंट होता है। जबकि ये जो पोर्शन है आज का, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंग्रेजी कंपनी का इतिहास। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस पोर्शन को क्यों नहीं पढ़ाया गया, और यह पोर्शन कहीं से भी कंपनी के उन हिंदुस्तान के अचीवमेंट से और जो हमें पढ़ाया जाता है उससे कमतर नहीं। तो आज कहानी पंजाब की, और आज कहानी भरतपुर के राजा सूरजमल की। पंजाब में बंदा बहादुर 1716 के एग्जीक्यूशन के बाद से लेकर के 1801 लगभग 80-85 साल के इतिहास के बारे में भारतीय इतिहास की किताबों में प्राय मौन है उनमें जिक्र कहीं 2 लाइन, कहीं 4 लाइन। ये बहुत ही मतलब दुखद बात। उस पीरियड के पंजाब के इतिहास में बड़े बड़े सूरमा और बड़े बड़े वीर हुए, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट सिख एम्पायर 1801 से लेके 1846 तक महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में, लेकिन उससे पहले के लगभग 70 साल। इस पोर्शन में हम कवर करेंगे उन वीर सिख योद्धाओं के बारे में जिन्होंने इस पीरियड में आने वाले हिंदुस्तानी हमलावरों का, क्योंकि रास्ता तो वहीं से होके था, पुरजोर मुकाबला किया। और देखेंगे कि महाराजा सूरजमल के द्वारा किस तरह से एक पूरा एम्पायर खड़ा किया गया। मुगल सत्ता के टूटने के बाद अभी तक की कहानी में मैंने आपको अवध के बनने की कहानी बताई, हैदराबाद के बनने की कहानी बताई, पूना के उदय की कहानी बताई, बंगाल की कहानी बताई। आज कहानी ब्रज क्षेत्र की, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो इससे पंजाब की कहानी को पढ़ने से पहले कुछ शब्द हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना जरूरी है। एक शब्द है मिसल, दूसरा शब्द है दमदमी टकसाल, तीसरा है अकाल तख्त, चौथा है जत्थेदार, पांचवा दल खालसा। आप में से किसी को क्या कोई थोड़ी जानकारी है इस बारे में या नहीं?
अगर किसी को जानकारी हो तो कृपया बोलें। यस सर, मिसल जो था सर एक समुदाय जो था उसके लिए प्रयोग करते थे लोग। एनीवन? किसी ने सिखों का इतिहास पढ़ा हो? सर खालसा का थोड़ा बहुत पता है, जैसे सिखों का प्रमुख समुदाय था जो उन्होंने मतलब खालिस शब्द से था, प्योरेस्ट जो फॉर्म कहते थे उसके लिए यूज किया था। जी सर अकाल तख्त तो अमृतसर स्वर्ण मंदिर में सुना है सर। हाँ बिल्कुल सही सुना। और मिसल? जत्थेदार? नहीं सर। सरबत खालसा? मिसलदारी? पटादारी? तबादारी? जागीरदारी? फसलदारी? सर जागीरदारी का मतलब सर? जागीरदारी, फसलदारी, तबादारी, मिसलदारी। और देखेंगे दो सिख योद्धाओं की कहानी, बाबा दीप सिंह और जस्सा सिंह अहलूवालिया। ये वही पीरियड है जब नादिर शाह और अहमद शाह दुर्रानी का हमले हुए। ये वही पीरियड है। हाँ बताएं। एनीवन? चलिए दमदमी टकसाल? आज आपको इन सब का बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो कंपटीशन की आप किताबें पढ़ रहे हैं उनमें इस पोर्शन को दिया गया है या नहीं दिया गया है ज्यादा? या आपने अभी तक पढ़ा नहीं? पढ़ा नहीं अभी तक? सर बहुत से पढ़ा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ये वर्ड्स तो नहीं आए कहीं ज्यादा। अच्छा मिसल शब्द का अर्थ होता है सोवरेन स्टेट, संप्रभु राज्य, एक तरह का सोवरेन स्टेट। सिखों की जो कन्फेडरेसी थी, जैसे मराठा संघात परिसंघ था कन्फेडरेसी, ऐसे ही यहां जो जो मिसलदार थे उन्हें अपने अपने मिसलों में स्वायत्तता हासिल थी। मिसलों का उदय भी इसी पीरियड का है, 18वीं शताब्दी का, औरंगजेब की डेथ के आसपास का। और 1800 तक इसी पीरियड में मिसलें रही हैं। उसके बाद सुखचरिया मिसल के महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा सिखों की समस्त मिसलों को मिलाते हुए सिख एम्पायर बनाया गया। मिसल एक तरह का एरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक। मिसल में मिसलदार जो उसके मेन हुआ करते थे, जो सुप्रीम कमांडर होते थे मिसल के, वो कोई हेरिडिटरी पद नहीं था। रिपब्लिक मतलब कि वो भी व्यक्ति चुना जाता था। इन सभी मिसलों की साल में 2 बार बैठक हुआ करती थी और बैठक का स्थान होता था अमृतसर।
और इस मीटिंग एक तरह से संसदीय बैठक की तरह हुआ करती थी, जिसे सरबत खालसा कहा जाता था। सबसे पहले बंदा बहादुर के एग्जीक्यूशन 1716 के बाद सिख मिसलों के पहले जत्थेदार बाबा दरबारा सिंह हुए। नोट करते जाइए, ऑप्शनल में भी सवाल गलत नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। इनका पीरियड 1716 से 1733 तक रहा। उसके बाद 1733 से 1748 तक नवाब कपूर सिंह, और 1748 से 1783 तक बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया, जिनकी वीरता के लिए उन्हें सुल्तान ए कौम कहा जाता था। जस्सा सिंह अहलूवालिया की स्थिति वही है जो मध्यकालीन इतिहास में महाराणा प्रताप की है। अब सिखों की उन मिसलों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें। पहले नंबर पे है फुलकिया मिसल। फुल का शब्द से बना है फुलकिया। मिसल में बेसिकली एक रेगुलर आर्मी हुआ करती थी, जिसमें सबसे ज्यादा कैवेलरी हुआ करती थी, अश्वारोही। जो सेना हुआ करती थी मिसिल में, उसकी पूरी निष्ठा मिसलदार के साथ हुआ करती। मिसल की जो सोल्जर्स थे वो इस बात से बाउंड नहीं थे कि वो पूरे जीवन एक ही मिसल में रहे। वो एक मिसल से दूसरे मिसल में भी जा सकते थे। मिसलों का मेन काम पूरे पंजाब की जो कम्युनिटी थी, सिख कम्युनिटी और जो अदर कम्युनिटी थी हिंदुओं की, उनकी रक्षा करना था। और सबसे ज्यादा
जो ईरान और अफगानिस्तान से हमले हो रहे थे उनसे रक्षा करना था। अश्वारोही को अपना अश्व खुद मेंटेन करना पड़ता था और उसके साथ साथ तलवार, बंदूक, भाला ये सब रखना पड़ता था। और उसके पेमेंट की जो व्यवस्था थी वो फसलदारी थी। फसलदारी का मतलब है कि फसल जब हो जाती थी उसके बाद अनाज के रूप में या कॉइनेज के रूप में भी उसका पेमेंट हो जाता था। फसलदारी सिस्टम। हिट एंड रन टेक्निक, गुरिल्ला वारफेयर, मिसलों का सबसे फेमस तरीका था युद्ध लड़ने का। मिसलों का जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 तरह का था। पटादारी, मिसलदारी, तबादारी और जागीरदारी। ये इसके प्रशासन करने के तरीके थे। पटादारी, मिसलदारी, तबादारी, जागीरदारी। इसकी बहुत डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब जो 12 मिसल थी उन पर हम आते हैं और उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। नंबर 1 पर फुलकिया मिसल। इसकी जो एरिया था वो पटियाला, नाभा, भटिंडा और संगरूर। में मुख्यतः पटियाला, नाभा और जींद, हरियाणा का जो जींद है आज, ये एरिया था। इसकी स्ट्रेंथ लगभग 5000 की थी। 5000 की रेगुलर कैवलरी थी। पटियाला जो आज पंजाब का है वहीं इसका मेन सेंटर था। दूसरी थी एहलूवालिया। एहलूवालिया शब्द बना है एहलू, एहलू गांव का नाम था, एहलू वाले, तो एहलू वाले से एहलूवालिया। ये कपूरथला। और इसके मेन लीडर थे जस्सा सिंह एहलूवालिया। इसकी स्ट्रेंथ 10,000 से 12,000 के आसपास थी। तीसरी है भंगी मिसल। इसका हेडक्वार्टर अमृतसर था और स्ट्रेंथ लगभग 10,000।
छोटी सी चीज रह गई, उसे और नोट कर लीजिए। पुलकिया मिसल के जो फाउंडर थे सिद्धू जाट, अहलूवालिया मिसल के फाउंडर संधू जाट, भंगी मिसल के फाउंडर ढिल्लन जाट, भूमा सिंह ढिल्लन, कन्हैया मिसल की स्ट्रेंथ 8,000 के आसपास थी। हेडक्वार्टर सोहैया, इसके मुख्य लीडर थे जय सिंह संधू। पांचवी मिसल रामगढ़िया मिसल, स्ट्रेंथ लगभग 5,000। इसके जो लीडर थे जस्सा सिंह रामगढ़िया, हेडक्वार्टर श्री हरगोबिंदपुर। देखिए ये वो एरिया है जो आज के पाकिस्तान में भी है, आज के हिंदुस्तान में भी है, हरियाणा और हिमाचल और आज का पंजाब और पूरा जो पाकिस्तानी पंजाब और सिंध, उस एरिया को मिला करके अटकता। सिंहपुरिया, हेडक्वार्टर जालंधर, और इसके ही हेड थे नवाब कपूर सिंह, जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया था। इसकी स्ट्रेंथ 5,000 थी। हर एक मिसल का अपना अलग झंडा था, अलग लीडर था। अगली मिसल पंजगड़िया, मिसल की स्ट्रेंथ 10,000। कैवेलरी की स्ट्रेंथ बता रहा हूं, केवल अश्वारोही की, मेन तो कैवेलरी हुआ करती थी। देखिए हिट एंड रन टेक्निक, गुरिल्ला वारफेयर, बिना घुड़सवार सेना के लड़ा ही नहीं जा सकता। पैदल सेना युद्ध एकदम अटला करके भाग नहीं सकती। हमला करके एक साथ भागने के लिए आपको घुड़सवार सेना चाहिए ही चाहिए। करोरा सिंह, सरदार करोरा सिंह के नेतृत्व। अगली मिसल निशान वाली मिसल, निशान वाली मिसल आज के अंबाला वाले एरिया में, हरियाणा का जो अंबाला है, इस एरिया में। इसके मेन लीडर थे संगत सिंह गिल और सुखा सिंह शेरगिल। इन मिसलों में सबसे बड़ी मिसल थी सुखचेरिया मिसल, जिसके के महाराजा रणजीत सिंह थे। सुखचेरिया मिसल ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कई बार कंपटीशन में पूछ भी लिया गया है, मिसलों का मैच भी करा लिया जाता है। सुपचेरिया मिसल का हेडक्वार्टर था गुजरावाला, आज पाकिस्तान में है गुजरावाला। स्ट्रेंथ 75,000 से लेकर 1 लाख अश्वारोही, सबसे बड़ी मिसल। और बाद में जो सिख एम्पायर बना 1800 में, उसका जो फ्लैग था वो यही फ्लैग था, इसी मिसल का। अगला है दलेल वालिया मिसल। सरदार गुलाब सिंह राठौर, ये मूल रूप से एक राजपूत मिसल थी जो बाद में एक जाट मिसल बन गई। स्ट्रेंथ 5,000। अगली मिसल नकई मिसल। लीडर थे हरि सिंह संधू, हीरा सिंह संधू। स्ट्रेंथ थी 7,000। 12वीं मिसल थी शहीदा मिसल, शहीदानू मिसल। और ये मिसल थी बाबा दीप सिंह, जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। स्ट्रेंथ 5,000। टाइटल है अकाल तख्त। टेंपल कॉम्प्लेक्स है। गोल्डन टेंपल में कई सारी चीजें हैं, उनमें से एक हरमिंदर साहब है। हरमिंदर साहब में स्थित है। 1 मिनट होल्ड करिए, शायद लाइट चली गई।
गुरु हरगोविंद जी द्वारा कराया गया था। ये एक सुप्रीम चेयर ऑफ जस्टिस, न्याय की सबसे बड़ा केंद्र बनाया गया। ये खालसा की भी हाईएस्ट सीट है। खालसा बेसिकली सिखों की एक कलेक्टिव बॉडी है। दल खालसा वो भी बताएंगे भी क्या। ये सिखों का पहला तख्त है, फर्स्ट तख्त, इसीलिए इट इज कॉल्ड अकाल तख्त साहब। जो इसके जत्थेदार होते हैं वो सिखों के सबसे बड़े प्रवक्ता माने जाते हैं। और जत्थेदार की नियुक्ति एसजीपीसी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है। आज की डेट में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। अकाल तख्त का जब निर्माण किया गया तो उस वक्त अकाल तख्त की ऊंचाई दिल्ली में जो तख्ते ताउस था उससे ऊंची रखी गई। अठारहवीं शताब्दी में जो दो मेन हमलावर बहुत सारे में हुए, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने यहां पर हमले किए। अकाल तख्त साहब जहां आज स्थित है वो स्थान है जहां गुरु हरगोविंद का बचपन गुजरा। यहां लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी, न्याय किया जाता था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय अकाल तख्त को
बहुत डैमेज हुआ। क्योंकि टैंक्स और हैवी आर्टिलरी से गोले बरसाए गए थे। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जब हम इस पोर्शन की हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे। 1984 का बहुत फेमस ऑपरेशन ब्लू स्टार है। बाद में फिर अकाल तख्त का पुनर्निर्माण कराया गया और ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण ही इस देश में 10-12 साल तक बड़ा टर्मोइल रहा। अकाल तख्त के जो जत्थेदार होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं, मैंने आपको बताया एसजीपीसी के द्वारा। और इस तरह के 5 तख्त हैं तो 5 जत्थेदार होते हैं। अठारहवीं और 19वीं शताब्दी में अकाल तख्त के जो जत्थेदार हुआ करते थे वो सरबत खालसा एक असेंबली हुआ करती थी सिखों की अमृतसर में, साल में 2 बार। उसके द्वारा डिसीजन लेकर के अपॉइंट किए जाते। उन्नीस सौ 21 से ये चीज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा ले ली गई, जो कि एसजीपीसी एक इलेक्टेड बॉडी है, उसमें इलेक्शन होता है और उसकी कंट्रोलिंग शिरोमणि अकाली दल करता है। अब अगला जो बहुत कॉमन टर्म है वो है जत्थेदार। जत्थेदार मतलब जत्थे का लीडर। आज की डेट में 5 जत्थेदार होते हैं 5 तख्तों के। जो अकाल तख्त के जत्थेदार होते हैं वह अन्य 4 जत्थेदारों के साथ मिलकर के जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उन्हें करते हैं।
अगला जो बहुत कॉमन टर्म है वो है दमदमी टकसाल। दमदमी टकसाल जो शब्द है इसकी ओरिजिन है दमदमा से। सत्रह सौ छह में अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक मुक्तसर का बैटल लड़ा गया, बैटल ऑफ मुक्तसर। उसके बाद जो सिख आर्मी थी वो तलवंडी नामक जगह पर आराम कर रही थी, यानी कि हॉल्ट कर रही थी, रुकी हुई थी। दमदमा शब्द का अर्थ है जहां आप थक करके आराम करें, यानी दम करें, दम आए आप, ब्रीदिंग प्लेस। और जो तख्त दमदमा साहिब है ये आज वहीं पर है। दमदमी टकसाल बेसिकली सिखों की जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जो कल्चरल और एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका हेड है। टकसाल का मतलब यहां मिंट नहीं है, टकसाल का मतलब यहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्था। और इस को पढ़ाने वाले जो होते हैं उन्हें संत कहा जाता है। दमदमी टकसाल की शुरुआत अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के समय से हुई और उद्देश्य था रीडिंग एंड टीचिंग, पढ़ना और पढ़ाना। दमदमी टकसाल का 1975 के आसपास अब आकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उससे डिस्प्यूट हुआ। उन्नीस सौ चौरासी में जो कुछ हुआ उसमें एक व्यक्ति का नाम बहुत आता है, दैट इज जर्नैल सिंह भिंडरावाले। इसके बारे में भी मैं आपको जब इस पोर्शन को पढ़ा रहा हूंगा तब बताऊं।
शब्द दल खालसा पर। दल खालसा बेसिकली सिखों की जो ये 12 मिसलें थी, इन सब की जब कंबाइंड आर्मी बन जाती थी, इट वॉज कॉल्ड दल खालसा, खालसा का दल। इन 12 मिसलों की जब आर्मी कंबाइंड हो जाती थी लड़ने के लिए, मूलतः अफगानी हमलावरों से, देन इट वॉज कॉल्ड दल खालसा। नादिर शाह के पीरियड में भी और अब्दाली के पीरियड। दल खालसा का मतलब होता है सिख आर्मी। अब कहानी दो ऐसे महान योद्धाओं की, बाबा दीप सिंह और जस्सा सिंह अहलूवालिया। बाबा दीप सिंह की शहादत उसी साल हुई जिस साल प्लासी का युद्ध हुआ, 1757, नवंबर 1757। जून में प्लासी का युद्ध हुआ है, नवंबर 1757। बाबा दीप सिंह जो शहीदा मिसल थी उसके पहले हेड थे। और साथ ही साथ जो दमदमी टकसाल थी इसके भी पहले हेड थे। बाबा दीप सिंह ने लगभग 17 वर्ष की आयु में ही 1709 में औरंगजेब की डेथ के 2 साल बाद बंदा सिंह बहादुर की आर्मी को ज्वाइन किया। और एक बहुत फेमस बैटल हुआ है छप्पर छिरी का बैटल। किसी दिन 10 मिनट इसके बारे में भी बताऊंगा। इसमें बाबा दीप सिंह का बहुत रोल था। (1733) में जो कपूर सिंह थे, नवाब कपूर सिंह, अभी मैं आपको कपूर सिंह के बारे में भी बताऊंगा। नवाब कपूर सिंह ने इन्हें आर्मी का प्रमुख कर दिया, यानी जत्थेदार। (1748) में बैसाखी के अवसर पर सरबत खालसा की बैठक हुई। बैसाखी के, देखिए जलियांवाला कांड भी बैसाखी के दिन का ही है। सरबत खालसा की बैठक हुई। (1748) में ही इस दल खालसा की बैठक में सिखों के लगभग 65 जत्थे थे, 65 जत्थे, जो कि मर्ज हो गए
12 मिसलों में, यहां से मिसलों का निर्माण शुरू होता है और उनमें से शहीदा मिसल का नेतृत्व बाबा दीप सिंह कर रहे हैं। और ये मिसल यहां से शुरू होकर के, ये तो पहले से भी, लेकिन यहां पूरी तरह से फॉर्मल फॉर्म में आ गई, 1800 तक चलेगी। 1757 में, जिस साल बंगाल में प्लासी का युद्ध हो रहा था, अहमद शाह दुर्रानी, मैंने आपको बताया था कि मराठों से अकेले ही लड़ने नहीं आया, वो पहली बार नहीं आया। 1757 में वो चौथी बार आया, वो तो 1761 था, हर बार आता था। सत्रह सौ सत्तावन में अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा तक हमला किया और दिल्ली को भी खूब लूटा। यहां से बहुत सारी औरतों को अहमद शाह अब्दाली बंदी बना करके ले जा रहा था। जो आज स्थिति तालिबान की है, वही कमोवेश स्थिति थी। बाबा दीप सिंह के नेतृत्व में सिखों की एक आर्मी कुरुक्षेत्र के पास ही जंगलों में लग गई और जो आर्मी के पीछे बैगेज ट्रेन हुआ करती थी, बैगेज ट्रेन का मतलब आप समझें जैसे देहात की भाषा में बैलगाड़ियों का काफिला। आपने कभी ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी रोड पे चलती देखी होंगी, तो उसमें एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ट्रेन के डिब्बों की तरह चलती है। इसी को मध्यकालीन सेना में बैगेज ट्रेन कहा जाता था। इसमें साजो सामान रहता था, सप्लाईज रहती थी, राशन रहता था, लूटे हुए हीरे जवाहरात रहते थे। बाबा दीप सिंह के नेतृत्व में जो औरतें और बच्चे अब्दाली ले जाना चाह रहा था, वो कुरुक्षेत्र के पास ही छोड़ा दिए। बैगेज ट्रेन हमेशा आर्मी बहुत लंबा हुआ करता था। अब्दाली तब तक लाहौर पहुंच चुका था। जब उसे मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया है, गोल्डन गुरुद्वारा, उसे तोड़ दिया जाए और हरमिंदर साहब पर बम्बार्डमेंट करके दुर्रानी सेना ने अगले साल उन्हें उड़ा दिया और उसके चारों तरफ जो पवित्र सरोवर था, उसमें जानवरों को, विशेषतः गायों को काट करके डाल दिया। बाबा दीप सिंह तब तक अच्छी खासी उम्र उनकी हो चुकी थी। 1682 का जन्म है। 1682 से 1718 साल वो और 1857 साल ये, 57 और 18 लगभग 75 साल। ने शपथ ली कि मेरा सिर, जो उसकी चारों तरफ उसके प्रोटेक्ट करने के लिए अब्दाली की आर्मी लगी हुई थी, से हटा करके, मार करके जो हरमिंदर साहब हैं, उन्हें दोबारा बनाया जाएगा।
सिखों और अब्दाली की सेना में युद्ध हुआ, अमृतसर का युद्ध। बहुत फेमस पंजाब में एक कहावत है कि बाबा दीप सिंह का युद्ध लड़ते लड़ते सिर कट गया और एक हाथ में अपना सिर और दूसरे हाथ में अपनी तलवार, जिसे खंडा कहा जाता है, 15 किलो की थी वो खंडा, 15 किलो की तलवार, उसे लेकर के लड़ते हुए बाबा दीप सिंह हरमिंदर साहब तक पहुंच गए बाहर से, और हरमिंदर साहब पर जाकर के उनके प्राण निकले। ऐसा भी कहा जाता है कि गर्दन पूरी तरह से नहीं कटी थी। उन्होंने सुना कि आपने दमदमा साहिब में ये वादा किया है कि मैं पवित्र सरोवर तक पहुंच करके ही दम लूंगा, तो कहा जाता है कि एक हाथ से अपनी जो कटी हुई गर्दन है उसे साधते हुए सिर के ऊपर से सिर को पकड़ते हुए दूसरे हाथ से खंडा चलाते हुए वहां तक 50 लोगों को उनके द्वारा मारा गया इस बीच। ये थी बहादुरी की कहानी बाबा दीप सिंह की। अफसोस की बात यह है कि आधुनिक इतिहास की किताबों में इन सब घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया, या किया गया है तो बहुत कम किया गया। अगली कहानी जस्सा सिंह अहलूवालिया। उसी 1748 की बैसाखी के अवसर पर दल खालसा के सिख आर्मी है, सर्वोच्च कमांडर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। बेसिकली ये अहलूवालिया मिसल के मिसलदार थे। और वो पीरियड 1716 बंदा बहादुर साहब के एग्जीक्यूशन से लेकर के सिख एम्पायर के बनने तक 1801 तक के जो 85 साल है उसका गैप, उसमें सिखों के द्वारा जो युद्ध लड़े गए उनमें बाबा दीप सिंह के अतिरिक्त जो बहुत नाम है उनमें से जस्सा सिंह अहलूवालिया का सबसे प्रमुख। पंजाब के इतिहास में इसी पीरियड के लगभग 80-85 सालों को ही मिसल पीरियड कहा जाता है, एज ऑफ द मिसल। जस्सा सिंह अहलूवालिया का जन्म अहलू गांव में हुआ था जो आज लाहौर में है, पाकिस्तान में। अपनी मां के साथ कीर्तन किया करते थे। पिता का बहुत जल्दी ही देहांत हो गया था और कीर्तन करने के लिए अपनी मां के साथ बेसिकली ये रबाब बजाया करते थे।
पर इनकी मां और ये एक बार करतारपुर पहुंचे। और वहां के नवाब कपूर सिंह के द्वारा इन्हें रोक लिया गया है, इनकी पोटेंशियल को देखते हुए, क्षमताओं को देखते हुए। नवाब कपूर सिंह भी खालसा के एक लीडर थे। इस तरह से राइज करते करते 1745 में और 1748 में जो सिख फोर्सेस लगभग 65 जत्थों में बटी हुई थी, उसे रीऑर्गेनाइज किया गया। उसमें इनका रोल और बाबा दीप सिंह का रोल और नवाब कपूर सिंह का रोल, हर एक मिसल को अपना नाम दिया गया, झंडा दिया गया और लीडर। मिसल देहात में आज भी कहते हैं मिसाल, मिसाल के तौर पे, यानी एग्जाम्पल। और इस दल खालसा के लीडर के रूप में नियुक्ति की गई बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया। नवाब कपूर सिंह की जब 1753 में डेथ हुई तो उन्होंने अपने किसी परिवार से बताने के बजाय जस्सा सिंह को बनाया। अब बाबा जस्सा सिंह का जो मेन रोल है वो अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। सैतालीस से लेकर के 1769 तक 1769 अब्दाली ने हिंदुस्तान पर टोटल 9 हमले किए। इन हमलों का डिटेल आज की जो मॉडर्न इंडिया की किताब है उनमें ज्यादा नहीं है, सिवाय पानीपत के तीसरे युद्ध के अलावा। प्लासी का युद्ध तो बहुत छोटा सा युद्ध था, उससे बड़े बड़े युद्ध पंजाब में हर साल लड़े गए और दसियों सैकड़ों की संख्या में लड़े गए, उनका जिक्र नहीं। मराठों की हार ने जो पावर वैक्यूम क्रिएट किया 1761 में, उसे आगामी 40 सालों में सिखों ने भर दिया नॉर्थ इंडिया में। में 61 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, वो हमला अब्दाली का 5वां हमला। 1762 में अगले साल अब्दाली ने 6ठा हमला किया और फरवरी में किए हुए इस हमले में वो दिल्ली तक नहीं आया। उसने केवल इस बार का हमला सिखों को सबक सिखाने के लिए। रीजन ये था कि 1761 में जब वो मराठा औरतों को बंदी बना करके ले जा रहा था और बहुत सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया था, तो बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में सिखों ने बहुत सारी औरतों को, मराठा औरतों को अब्दाली की सेना से छोड़ा दिया।
हिट एंड रन टैक्टिक्स। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि उस जमाने में तब भी लगभग 10-20 हजार औरतों और बच्चों को उसने डेरा बोगदी और डेरा इस्माइल खां में जाकर सेटल कर दिया, जो आज भी वहां मौजूद है बलूचिस्तान। फरवरी 1762 में हमला केवल सिखों को सबक सिखाने। सिखों ने अपने बचाव में मालवा रीजन की तरफ, मतलब पंजाब से जो हरियाणा की तरफ का रीजन, इस रीजन की तरफ माइग्रेशन किया। इसमें बहुत सारे बूढ़े, बच्चे और औरतें बीच में रखी गईं। और सिखों की तरफ से लड़ने वालों में महाराजा रणजीत सिंह के ग्रैंडफादर चरहट सिंह भी थे। एक स्थान पर अहमद शाह अब्दाली, जो कार्डन था, जैसे मराठा आर्मी भी कार्डन में ही चली थी वापस लौटने के लिए अब्दाली की सेना से, जिसमें बीच में औरतें और बच्चे थे, उस कार्डन को अब्दाली की सेना के द्वारा भेज दिया गया। और मलेरकोटला के पास सिखों का सबसे बड़ा नरसंहार अब्दाली की सेना के द्वारा किया गया। ऐसा कहा जाता है कि एक ही दिन में 20,000 सिख मारे गए। इसको पंजाब के इतिहास में एक विशेष नाम दिया गया है, बड़ा घल्लू घारा। बड़ा घलूघरा, छोटा घलूघरा भी है जो मुगल आर्मी ने किया, उसमें 7,000 सिख मारे गए, वो इससे पहले हुआ था। बड़ा घलूघरा, ग्रेट हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट का मतलब होता है कत्लेआम। ये हुआ था 5 फरवरी 1762 को। मराठा को हुआ था 14 जनवरी 1761 को, उसके जस्ट एक साल बाद। बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया को लगभग सिख आर्मी उठ खड़ी हुई और अक्टूबर 1762 सेकेंड बैटल ऑफ अमृतसर हुआ। और ये भी
1762 को, उस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण था और ऑलमोस्ट अंधेरा था और पूरे दिन और पूरी रात युद्ध हुआ। उसके बाद 1766 में फिर अब्दाली ने हमला किया और यह हमला फिर से सिखों को क्रश करने के लिए किया गया। और इस बार अब्दाली को बड़ी करारी शिकस्त मिली और अब्दाली की लगभग 22,000 की सेना क्रश कर दी गई जस्सा सिंह अहलूवालिया के द्वारा। अब्दाली ने अपना अंतिम अभियान 1769 में यह भी सिखों के खिलाफ भेजा। जस्सा सिंह अहलूवालिया की मृत्यु 1783 में जाकर के हुई। जस्सा सिंह अहलूवालिया के बारे में कहा जाता है कि इनके बदन पर स्टैंडिंग 15-20 घाव रहा करते थे और कोई घाव इनके पीठ पर नहीं था, सब छाती पर ही थे। सत्रह में ही सिखों की आर्मी ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया और लाल किले के ऊपर मुगलिया झंडे को हटा करके निशान साहब, खालसा का निशान झंडा केसरी रंग का फहरा दिया गया। आज दिल्ली में जिसे 30 हजारी कहा जाता है, वो जगह है जहां सिखों के 30,000 घुड़सवार इकट्ठे हुए, इसीलिए उसका नाम 30 हजारी है। इसके बाद का कुछ पीरियड लगभग 15-20 साल का ऐसा रहा जिसमें मिसलें आपस में टकराती रहीं। बाद में 1801 में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा सबको एक करके पूरा सिख एम्पायर खड़ा किया। अब अंग्रेजी सेना बंगाल से मिले हुए माल से फ्रांसीसियों को पराजित करेगी वांडीवास के युद्ध में। उसके बाद 30 हजारी कोट उसी जगह को कहते हैं, 30 हजारी कोट वही जगह। उसके बाद हैदर अली और टीपू सुल्तान से लड़ेगी और मराठों को शिकस्त देगी और सिखों को शिकस्त देगी महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद, यानी 1830 के पश्चात। इधर नहीं बढ़ेगी सेना, इधर कंपनी नहीं बढ़ेगी, ये सबसे लास्ट में ऑक्युपाई करेगी। तो ये कहानी थी 18 के गौरवशाली इतिहास की। इसके कुछ चंद चीजें ही मैंने आपको बताई हैं, है तो बहुत लंबा। अब मैं चाहूंगा कि आपका अगर कोई प्रश्न हो, और देखिए हर टीचर से एक सवाल जरूर बना के रखिए पर डे, और हर व्यक्ति एक सवाल पूछे।
भले ही वो रेलिवेंट हो इररेलिवेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूछने की आदत है। अब लगभग 5 या 10 मिनट का समय। पंजाब के इतिहास में 18वीं शताब्दी में इतना है, और इसके बाद अगले लेक्चर में कहानी महाराजा सूरजमल की, और फिर हम लौटेंगे बंगाल पे और देखेंगे कि बांडीवाश के युद्ध में, तीसरे एंग्लो फ्रेंच वॉर में किस तरह से काउंट द लैली तबाह किया जाता है और कंपनी अकेली रह जाती है। आगे हाँ, अब सवाल पूछिए। एनीवन? जो एक बार गया उसका नाम चलता है सर, उसका क्या मैटर है? भैया ये बाद के इतिहास में है। बाद में 1947 के बाद, पर्टिकुलरली 1975 के आसपास दमदमी टकसाल का क्लैश हुआ और एक सिख नेशनलिज्म की बात आने लगी कि सिखों का एक अपना अलग राष्ट्र होना चाहिए, और ये चला है 1993-95 तक। 1995 के बाद पंजाब में आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया। आज की डेट में वो एक डेड इशू। ये 20 साल चला है। इसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा उस पीरियड, जब उस पीरियड पर, देखिए मैं पीरियड वाइज चल रहा हूं। उस पीरियड में उस समय के जितने बड़े बड़े थे वो मैंने आपको सब बता दिया। आज 1757 तक का इतिहास में अब भरतपुर के जाट राजा के अलावा और कोई नहीं बचे। अगली बार उन्हें भी। नेक्स्ट सर, इस टाइम पीरियड में पेशवा बाजीराव भी थे, उनके बारे में कुछ जानकारी? मुझे आपने लग रहा है क्लास नहीं करी है, उनके बारे में मैं सब बता चुका। अपने भाई साहब से पूछ लीजिए, कोई वीडियो बनाते। आपने क्लास नहीं करी लग रहा है सर। 1-2 क्लास मिस हुई है मेरी। हाँ तो आप वीडियो देख लीजिए, उसमें सब है। नेक्स्ट जो है सुकेर छकिया जो करके थी मिसल, वो सबसे बड़ी थी। लेकिन सर भंगी मिसल को ज्यादा शक्तिशाली क्यों मानते थे लोग? ऐसा लिखा है मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में कि भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली थी। शक्तिशाली इसलिए थी कि हिट एंड रन टेक्निक में सबसे एडवांस थी वो, और उसकी जो कैवेलरी थी वो बहुत जबरदस्त थी। नेक्स्ट पूछिए भाई, पूछने की आदत डालिए। सर हेलो। सर आपने बताया था सुकेर छकिया जो मिसल थी महाराजा रंजीत सिंह वाली, सबसे मतलब कैवलरी में देखा जाए सबसे बड़ी थी। तो सर फाउंडर भी रंजीत सिंह ही थे मिसल के, या फाउंडर कोई और था? वो बाद में बाद में आए, उसके पहले जो उन फोर फादर्स थे वो जुड़े हुए। मैंने आपको बताया कि मिसल का मिसलदार होने के लिए वंशाणु होना जरूरी नहीं है। पावरफुल होता था या जो भी किया जाता था, जिसको लगता था इसमें दम है, वो बन जाता था। ओके। और पूछिए भाई। चलो हाँ कौन होता है? सर, ये जो 12 मिसलें थी इनका प्रमुख कौन होता था? इन सबको मिलाकर के ही तो दल खालसा बनाया गया 1748 में, जिसके प्रमुख बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया बने, पहले सुप्रीम कमांडर। हेलो बताएं। सर, जहाँ तक 18वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह के शक्तिशाली होने के सर कारण पूछना चाहता हूँ मैं। जहाँ दोबारा बोलिए।
सर 18वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह के शक्तिशाली होने के कारण सर। 19वीं शताब्दी 18वीं नहीं, जी जी 1801 में महाराजा रणजीत सिंह के शक्तिशाली होने का कारण ही ये है कि उन्होंने सारी मिसलें जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी उन सबको यूनाइट कर दिया और यूनाइट करने के बाद एक पूरी आर्मी बना ली। उधर अहमद शाह अब्दाली का देहांत हो चुका था जी और अहमद शाह अब्दाली के जो सक्सेसर थे उनमें वो काबिलियत नहीं थी और इधर दिल्ली पूरी कमजोर हो चुकी थी, तो उनके ऊपर नॉर्थ में भी और नीचे साउथ में भी कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं था। और इसके अलावा रणजीत सिंह का जो एक्यूमेनशिप था, जो उनकी योग्यता थी और जो उनकी मैनेजमेंट इश्यूज थे और उनके जो सेनापति थे हरि सिंह नलवा, ये बहुत महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा सूरजमल और बाजीराव ये सब बड़े सूरमा रहे, बहुत तेजी से इन्होंने विजय प्राप्त करी। महाराजा सूरजमल का बनाया हुआ एक किला तो हिंदुस्तान का अवैध किला कहा जाता, लोहागढ़ का। लोहागढ़ के किले पर अंग्रेज भी नहीं जीत पाए। जब अंग्रेजों ने महाराजा सूरजमल पर कब्जाने का प्रयास किया उनके वंशजों से, लोहागढ़ का किला सरेंडर नहीं करा पाए। लोहागढ़ मेरे ख्याल से आज के भरतपुर या दौसा में। नेक्स्ट, और पूछिए। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, जो अभी बलूचिस्तान में भारत समर्थक जो लोग हैं वो यही अहमद शाह अब्दाली द्वारा ले जाए गए सिख लोग हैं? हाँ यही है, सिख नहीं है, मराठा है, सिख नहीं है। आप मेरे पुराने लेक्चर देख लीजिए, सिख नहीं है, वो मराठा है। जो 250 सालों से वहीं रह रहे हैं, उनका धर्म भी परिवर्तन हो गया, लेकिन है मूल रूप से मराठा। मराठों की आर्मी जब हार गई तो उनकी औरतें, बच्चे और घायल सैनिकों को पहुंचाने के लिए महाराजा सूरजमल ने अपने बहुत सारे जाट सैनिकों को भेजा। आज भी वो जाट सैनिक औरंगाबाद, अकोला, महाराष्ट्र के बहुत सारे जिलों में रहते हैं, जो यहां से जाके वहीं बस गए। सर एक क्वेश्चन और है सर, ये जो सिख थे इनके जो मिसलों के प्रमुख देखेंगे ज्यादातर जाट लिखा हुआ है सर, ये सिख जो थे मूलतः जाट ही थे? हाँ, मूलतः तो नहीं, सभी तो नहीं, लेकिन बहुत सारी मिसलों में जाट। ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी आर्मी वो जाटों की थी, लेकिन अच्छा खासा पोर्शन। क्योंकि हिस्ट्री में हमने बाइफरकेट नहीं किया है, लेकिन ये बात भी है कि थे। नेक्स्ट, एनीवन? पूछने की आदत डालिए, भले ही गलत सवाल पूछिए। आदत नहीं डालिएगा तो इंटरव्यू में जवाब नहीं दे पाइएगा। सर एक मेरा क्वेश्चन। हाँ पूछें। हेलो सर, एक क्वेश्चन मेरा था सर। सर 1761 में जब पानीपत का युद्ध हुआ था, मराठे शक्तिहीन हुए थे इसमें, शक्तिशाली, मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ था। ऐसी सर ये मराठे और ये सिख थे, ये एक सम्मिलित क्यों नहीं हुए सर अफगानों के लिए? सम्मिलित न हो पाने का बहुत कुछ हद तक कारण 3-4 है। पहला कारण तो यह है कि मराठों के द्वारा जो चौथ वसूली जाती थी उससे कुछ हिंदू राजा नाराज थे, विशेषकर राजपूत राजा। दूसरा कारण यह है कि कई ऐसे इशू हुए जिससे कि महाराजा सूरजमल की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची और वो पीछे हट गए। तीसरा इशू उसमें एक था गाजीउद्दीन को वजीर बनाने का वचन, जो भाऊ ने दिया था लेकिन बाद में पूरा नहीं किया। एक था जहां बादशाह बैठता है वहां एक चांदी की बड़ी चादर लगी हुई थी, भाऊ ने कहा इसे गलवा लिया जाए, तो महाराजा सूरजमल ने कहा कि नहीं, इसे गलवाना ठीक नहीं है, इससे मुस्लिम की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा।
ये भी एक इशू था। इसके अलावा सर्दी का भी एक इशू था। चौथा ये था कि भाई आप अपनी अब्दाली से सीधे न भिड़े, गुरिल्ला वारफेयर अपनाएं अब्दाली से, और अपनी आर्मी को बाइफर्केट करें, मतलब एक आर्मी और भेजें और दिल्ली को न छोड़ें। पानीपत की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक कुंजपुरा का किला हुआ करता था, आज के करनाल जिले में है, मैंने बताया भी था, उस पर हमला न करने की सलाह दी थी सूरत में। रही बात सिखों की, तो सिखों के द्वारा वो जो पीरियड था उसमें समर्थन की घोषणा तो की गई, लेकिन जो स्ट्रेच था वो बहुत बड़ा था और उसमें बैगेज ट्रेन नहीं चलाई जा सकती थी। मतलब वो अगर वो दिल्ली में रहते तो शायद हो सकता है कि सिख वहां तक आ जाते, क्योंकि जब सूरजमल की डेथ हो गई 1763 में नजीबुद्दौला की आर्मी से लड़ते हुए, तो उनके लड़के ने जब सिखों की मदद मांगी तो 40,000 की सिख फौज आ गई थी भरतपुर, तो वहां भी आ सकती थी, लेकिन इट वाज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन गैप एंड ट्रांसपोर्टेशन गैप, क्योंकि सिखों की 20,000 की सेना भी अगर उसमें जुड़ जाती तो अब्दाली कभी नहीं हुआ। जी सर। नेक्स्ट। ओके सर। एनीवन? और क्लास को सीरियसली अटेंड करिए और कोर्स को कंप्लीट करिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, 1 साल से 1.5 साल से ऊपर का इश्यू नहीं है पीसीएस वगैरह में सेलेक्ट होना। बिना बात के उसे पंचवर्षीय योजना मत बनाइए। 3-3, 4-4 साल तैयारी, 3 साल की तैयारी में तो यूपीएससी क्लियर हो जाता है भाई। आप देख रहे हो जितने लोगों के इंटरव्यू पढ़ते हैं 3 साल मैक्सिमम, पीसीएस तो 1.5-2 साल का इशू है खासकर, बहुत ज्यादा वैसा इशू नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो इससे ऊपर समय नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से अब कई लोगों का मैसेज आ गया, उनका डाटा खत्म हो गया। कल निशांत सर अपनी क्लास लेंगे आफ्टरनून में, जो भी मेंटर थे निशांत सर वाले उनसे बात कर लेना कल सुबह, वो कल क्लास लेंगे। टाइमिंग एक्यूरेटली उन्होंने नहीं बताया, आफ्टरनून में भाई 12 या 2 बजे के आसपास लेंगे। कल डॉक्टर सुखदीप सिंह साहब क्लास नहीं लेंगे क्योंकि उनके यहाँ मेडिकल कॉलेज में एमडी के पेपर चल रहे हैं, तो वो एक्चुअली इन्विजिलेटर भी हैं और उसकी अथॉरिटी भी है, तो वो कह रहे थे मैं सोमवार को क्लास लूंगा। सोमवार को इस बार हॉलीडे नहीं रहेगा, डॉक्टर सुखदीप सिंह साहब क्लास लेंगे। दिनेश भारद्वाज सर कल शाम को भी क्लास लेंगे और परसों भी एज यूजुअल क्लासेस होंगे। और बाकी आप तीनों लोगों का जो काम है वो कल जरूर कर लीजिएगा। परसों दोपहर में मुझे बता दीजिए। भारत गौतम आवाज आ रही है? जी सर। भारत गौतम आवाज आ रही है? भारत गौतम, मुझे लग रहा आवाज नहीं पहुंच रही या सुन नहीं पा रहे। चलिए और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। एनीवन? विवेक और विकास, आप सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? पूछा करिए। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ पूछिए, शाबाश। 1783 में जब दिल्ली पे लाल किले पे मुगलिया झंडे को उतार कर सिखों का झंडा लहराया था, तो सर सिखों का शासन कितने समय तक रहा था दिल्ली में? ज्यादा नहीं, महीने 2 महीने, ज्यादा नहीं, लॉन्ग सस्टेन नहीं कर पाए। वैसे भी 1783 तक आते आते दिल्ली की क्या स्थिति बची थी। शाहजहां तृतीय जब गद्दी पे बैठा 1760 में ही, शाहजहां तृतीय से पहले मेरे ख्याल से आलमगीर सेकंड का कत्ल उसके वजीर नहीं कर दिया इमाद ने। तो जहां राजा का कत्ल वजीर कर दे और उसके बाद एक कठपुतली शाहजहां थर्ड के नाम से बैठ जाए, तो क्या अथॉरिटी थी? कुछ नहीं। शाह आलम के पीरियड में क्या स्थिति थी? सल्तनत शाह आलम अजदली तो आलम कुछ नहीं था। शाह आलम की विचार
शाह आलम का तो जो है उसे छोड़ के अवध का नवाब और भाग खड़ा हुआ वहां 1764 में बक्सर के युद्ध में, उसे तो हेक्टर मुंडो ने बंदी और बना लिया। तो वो कुछ उनकी अथॉरिटी थी नहीं, और दिल्ली तो सिंबॉलिक थी, जो चाहे सो घुस जाए उसमें। इतिहास को इसी तरह से पढ़िए। दिल्ली बहुत फ्रीवाइल हो चुकी थी, जिसमें भी ताकत आती थी वो दिल्ली को चढ़ बैठता था। तो इन फैक्ट्स को याद करने की जरूरत नहीं है। इस पीरियड में बक्सर के युद्ध के बाद दिल्ली तो शासक तो बिल्कुल कठपुतली रह गया। उससे पहले मैंने आपको बताया ना कि आलमगीर की हत्या कर दी उसने, उसके वजीर ने, इमाद ने, एक पीर को बुला करके कि पीर साहब मिलना चाह रहे हैं। पीछे से पीर साहब ने छुरा भोंक दिया उसे, और पीछे से इसने भोंक दिया। आया समझ में? जी सर। एनीवन? बैसाखी के दिन और एक दिवाली के दिन। आए? जो सरवत खालसा वाली जो मीटिंग थी, एक वैशाली के दिन और एक बैसाखी के दिन और एक दिवाली के दिन होती थी। दिवाली के दिन रखने का इनका उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना, दिखाना था। क्या मैटर था? वही उद्देश्य था जो हिंदुओं के मेन पर्व हुआ करते थे उसी पर रखी जाती थी। जाड़ों की दिवाली पर रखी जाती थी, और सॉरी गर्मियों की क्या है, तो दोनों टाइम। बैसाखी के समय में भी बहुत ज्यादा गर्मी तो होती नहीं है, ठंडक ही होती है भाई। होली के आसपास आती है बैसाखी, इसीलिए होती थी उसी पीरियड में। आज तुमने एक बहुत अच्छा सवाल डाला था। तो गुलाम हुसैन बेसिकली सिराजुद्दौला के रिलेटिव हुआ करते थे, जो उन्होंने इतिहास लिखा है। और कर्नल टाड ने लिखा है राजस्थान का इतिहास। ग्रैंड डफ नहीं लिखा है मराठों का इतिहास। ग्रैंड डफ की हिस्ट्री ऑफ मराठा करके बहुत बड़ी किताब भी है। सर एक चीज और थी इसमें, राखी प्रथा, वो क्या थी सर? इसमें थी, इसी में जो है सिख वाले जो है पीरियड में राखी प्रथा, जैसे अभी बता रहे थे सोम भैया कि दीपावली और बैसाखी के दिन पे शरबत प्रथा वाला जो है वो रखते थे ये लोग, शरबत खालसा वाला। उसी समय राखी प्रथा भी थी जो है सर, वो क्या था? राखी का अर्थ यह है कि बंधन, यानी कि हम और आप एक दूसरे का साथ निभाने का बंधन दे रहे हैं। 12 मिसलें एक की गई तो बंधन तो होना ही चाहिए ना। जत्थेदारी तो बिना बंधन के चल ही नहीं सकती। जी सर, ओके सर। ये था। सर एक क्वेश्चन और है लास्ट। हाँ। सर जब ये अहमद साहब अब्दाली पानीपत की युद्ध के लिए आया था तो ये बुलंदशहर तक आ गया था, कानूनशहर तक। उस समय नहीं, अलीगढ़ में भी आ गया था। अलीगढ़ में भी उसने खूब मारकाट मचाई थी। सर उस समय जो पंजाब और ये लाहौर वाले क्षेत्र में यहाँ मिसलें स्थापित हो गई थी, बड़े बड़े घुड़सवार दस्ते। लेकिन वो मिसलें केवल जब अब्दाली चाहता था तब पीछे से हमला करती थी। सीधे टकराने की हिम्मत कम ही हुआ करती थी। देखिए मिसलों की इतनी पावर नहीं थी कि अब्दाली की 1-1.5-2 लाख की सेना का मुकाबला कर सके। अब्दाली तो बिल्कुल टेरर, नाम ही टेरर का था ना। मराठों के अलावा किसी की हिम्मत ही नहीं थी उससे टकराने की। आपका सवाल क्या है? ये पूछा गया सर क्योंकि 1757 में सर आपने बताया बाबा दीप सिंह ने उन्हें अब्दाली को हराया भी था, पूरी तरह शिकस्त। हाँ हराया था, लेकिन पूरी सेना को नहीं, उसकी टुकड़ी। लगातार हमले होते थे। कभी सेनापति चला आता था, कभी कोई छोटा अधिकारी चला आता था लेके टुकड़ी को। हिंदुस्तान की ये स्थिति थी कि जो आज तालिबान पर नहीं हो रहा, तालिबान नहीं कर रहा वहां अफगानिस्तान में, काबुल पर टारगेट कर रहा है, कभी कंधार जीत लेता है, कभी ये सहारा देता है। पिछले 20 साल में आप देख नहीं रहे कि क्या कभी कोई शहर अफगानिस्तान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पास चला जाता है, कभी तालिबान जीत लेता है। हर शहर के लिए तो युद्ध हो रहा है। सेम बात तक 85% पर कर लिया उसने कब्जा। हाँ, सेम थिंग जो 20 साल से हो रहा है, 30 साल से अफगानिस्तान में, वो सेम स्थिति थी हिंदुस्तान। हम तो आपको केवल मेजर बैटल बता रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बैटल तो शायद हम लोग जानते भी नहीं। आप समझे क्या स्थिति रही होगी उस वक्त देश की। एनी क्वेश्चन? पूनम पाठक कोई सवाल?
चलिए नो सर। कोशिश करिए अगली बार से हर टीचर से जिस दिन उसका हो सुबह ही मन में एक सवाल बना लीजिए कि आज तो टीचर से ये सवाल पूछना ही पूछना। आदत है, हो सकता है टीचर को ना पता हो उस वक्त, बाद में बता देगा, लेकिन यहाँ इसका उद्देश्य टीचर की नॉलेज चेक करना नहीं है, इसका उद्देश्य आप में पूछने की आदत विकसित करना। नहीं आता बहुत सवाल, कोई जरूरी है कि हर आदमी हर पूरे जो है सब चीजें जानता ही जाता है। ठीक है, अच्छे से क्लास करिए और 1-1.5 साल के भीतर सेलेक्ट होना है। ये लंबी पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी किसी भी सूरत, रोलिंग प्लान है 1 साल का केवल। मेहनत करिए, ठीक है जी सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।